सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड इसके 2020 का बोर्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। टर्म 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस होंगे वही सारे सिर्फ यहाँ डिस्कस करेंगे। सेट 1 की वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर एक आई बटन बनकर आ रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। तो ये जो हमारा सेट 2 वाली वीडियो है, इसके अंदर सेट 1 में जो क्वेश्चन डिस्कस हो गए थे, कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं तो वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस जो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे, जैसे कि हमने सेट 1 में देखा था, वो क्वेश्चन यहाँ मैंने लिख तो लिए हैं, लेकिन उसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन मैंने सेट 1 में दे दिया था। उसे आप खुद से ट्राई करना, चाहे वीडियो पॉज करके उन क्वेश्चंस को कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट लेके बाद में कर सकते हो। तो यहाँ पर थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए है, यहाँ पर सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। 5th वाला क्वेश्चन है, आपको रूट बताने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये आपको इक्वेशन दी हुई है तो बहुत सिंपल है, आसानी से निकाल सकते हो। एक्स स्क्वायर इधर है, माइनस 0.04 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.04। इसका रूट ले लोगे तो 4 का रूट क्या होता है 2 होता है, और पॉइंट एक वैल्यू आगे बढ़ जाएगा यानी 0.2 हो जाएगा, और प्लस माइनस। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको कॉमन डिफरेंस बताना है। ये आपको एपी दिया हुआ है, तो एपी निकालने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, किसी दोनों को माइनस कर दो, बाद वाले में से पहले वाला, और आपका आ जाएगा। जैसे हम ये पहले ही 2 ले लें तो बाद वाला हमारा क्या है 1 माइनस पी अपॉन पी, इसमें से माइनस कर देना है आपको 1 अपॉन पी। इसको आप एलसीएम लोगे तो पी यहाँ आ जाएगा, 1 माइनस पी हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये हमारा +1 है, ये -1 है, ये होके 0 हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा -p/p से कैंसिल करोगे तो -1। यही आंसर है। 7th वाला क्वेश्चन है, आपको nth टर्म बताना है। ये आपका एपी दिया हुआ है, तो यहाँ थोड़ा सा क्या करना है, जैसे आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो गिवन डाटा लिख देना। जैसे आप मान लो आपने यहाँ गिवन लिख दिया, क्या दिया हुआ है हमको, फर्स्ट टर्म आपने लिख दिया, ए दिया हुआ है, ये है ना फर्स्ट टर्म। इस तरीके से कॉमन डिफरेंस आप निकाल लो। कैसे निकले कॉमन डिफरेंस, हम डी से डिनोट करते हैं, 3a माइनस ए, इस तरह से निकाल सकते हो, या फिर 5a माइनस 3a। तो डी की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी 2a आ जाएगी। अब nth टर्म निकालना है तो nth टर्म का फॉर्मूला लिख दो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, इसको आप नीचे लिखना, मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं यहाँ पर। तो फर्स्ट टर्म तो हमारा a है ही है, प्लस n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस हमने क्या निकाला था 2a। अगर यहाँ से आप a कॉमन ले लो तो ये 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, और सॉल्व करने पे आ जाएगा 2n माइनस 1। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, ये भी आपका 1 मार्क्स का है। नीचे आपको जो फिगर दी हुई है इसमें बताना है आपको पी की लेंथ। अब इस डायग्राम में देखो आपका ए बी क्या है, ये छोटे वाले सर्किल का टेंजेंट नहीं है जो कि टच कर रहा है पी वाले पॉइंट पे, और पी से हमने ओ को कनेक्ट कर दिया तो ये रेडियस है। वो पॉइंट जहां पर टेंजेंट सर्किल को टच करता है उसे हम क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को मिला दें तो जो रेडियस बनता है, तो उस रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी आपका ये क्या होगा 90 डिग्री होगा। अब ये 90 डिग्री है, आपको 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है और ये आपका परपेंडिकुलर है। इस तरीके से ये आप बेस निकाल सकते हो पाइथागोरस लगा के। तो यहाँ से जब आपको एपी मिल जाएगा, अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ एक और कॉन्सेप्ट आप समझ लो। जैसे आपका ये सर्किल है, यहाँ पर मैंने एक कॉर्ड बना दिया, ठीक है। अब बड़े वाले सर्किल के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये जो ए बी है हमारा, ये कॉर्ड ही है, और ये हमारा सेंटर है। अगर सेंटर से बिल्कुल परपेंडिकुलर हम यहाँ डालें तो थ्योरम ये कहता है कि ये जो मान लो ये आपका ए बी है ना, ए बी को 2 बराबर हिस्से में बांट देगा, यानी ये पॉइंट पी क्या होगा ए बी का बिल्कुल मिड पॉइंट होगा। तो जो लेंथ आपकी ए पी की होगी वही आपकी पी बी की होगी। तो ये कह के आप कह सकते हो कि ए पी इक्वल्स टू पी बी, तो ए बी की जो वैल्यू आई होगी वही पी बी हो जाएगा। तो अब ये समझ गए क्वेश्चन किस तरह से करना है। अब स्टेटमेंट भी थोड़ा सा लिख लेते हैं, कैसे आपको लिख के दिखाना है। आप पहली लाइन लिखोगे, सिंस ए बी इज टेंजेंट, ए बी हमारा टेंजेंट है एट पी पॉइंट पे, एंड ओ पी इज रेडियस। तो ओ पी हमारा क्या है, ये रेडियस है, इसलिए हम कह सकते हैं उस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि 90 डिग्री एंगल बनेगा, यानी ओ पी ए बात करो तो 90 डिग्री बनेगा। देयरफॉर एंगल ए पी ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री। और हमको ए ओ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। हमको ओ पी भी दिया हुआ है, ओ पी कितना है 3 सेंटीमीटर। इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी ए, तो ये जो हमारा ओ पी ए वाला ट्राइंगल दिख रहा है, इसकी अगर हम बात करें, यहाँ लिख सकते हो अगली लाइन, बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहाँ लिख देना, तो आपका हो जाएगा ए पी स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा, जो हमारा ए ओ है इसका स्क्वायर, इसमें से अगर हम ओ पी का स्क्वायर माइनस कर दें तो आ जाएगी वैल्यू। अगली लाइन में आप वैल्यू पुट करके दिखा देना। सॉल्व करने के बाद आपकी ए पी की वैल्यू
4 सेंटीमीटर आ जाएगी। फिर वही चीज़ मैंने आपको बताई थी, अब बड़े वाले सर्किल के रिस्पेक्ट में आप बात करोगे तो ए बी क्या होगा, एक कॉर्ड है जिसको सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो उसे बाइसेक्ट कर देती है, यानी 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। यही चीज़ आपको लिखना है, देयरफॉर परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, देयरफॉर आपका जो ए पी है वो बराबर होगा पी बी के, और ए पी हमारा क्या था 4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आंसर, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो थोड़ा सा लिख के दिखाना पड़ेगा अगर 2 मार्क्स में आपके आया ये तो। क्वेश्चन नंबर 15 है, नीचे जो आपको फिगर दी हुई है आपको बताना है एंगल ऑफ डिप्रेशंस फ्रॉम द ऑब्जर्विंग पॉइंट O1 एंड O2 रिस्पेक्टिवली ऑफ द ऑब्जेक्ट AR। तो देखो एक लाइन हमने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दी। अब यहाँ से इस पॉइंट से कोई बंदा, मान लो उसको A हम मान लेते हैं, A से कहीं देख रहा है, ऊपर की तरफ देखेगा तो ये जो एंगल बनेगा थीटा मान लेते हैं, इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर यहीं से खड़े होकर वो नीचे की तरफ देखेगा, यानी जो रेड वाली हमारी लाइन है हॉरिजॉन्टल, इससे नीचे की तरफ जो एंगल होगा इसे हम थीटा 2 मान लेते हैं, इसे थीटा अगर 1 मानना है तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो कह रहा है कि O1 पॉइंट यहाँ से और एक O2 पॉइंट यहाँ से A को देखा जा रहा है। इसका मतलब जहाँ से देखा जा रहा है वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर दें तो कहाँ देखा जा रहा है, नीचे की तरफ। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ही मेजरमेंट होगा, यानी इस रेड वाली लाइन से हम मेज़र करेंगे ये एंगल कितना होगा, ये आपको बताना। इसी तरह से ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा। अब देखो ये जो टोटल है आपका 90 डिग्री है, ये आपको 60 दिया हुआ है, इसका मतलब ये वाला क्या होगा 90 माइनस 60, तो ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। अब इस वाले ट्राइंगल की बात कर लो ABO2 वाली, तो एंगल ए इसके अंदर 45 दिया हुआ है, ये आपका 90 डिग्री होता है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। और टोटल हमारा 90 है, 90 में से 45 माइनस करें तो ये हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। तो O1 की बात करें तो ये हमारा 30 डिग्री बनेगा, O2 की बात करें तो ये 45 डिग्री बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइंड द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लासेस 10 to 25 एंड 35 to 55। तो देखो क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं, पहले आप फॉर्मूला लिखोगे। क्लास मार्क्स ये क्या होता है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। तो क्लासेस में देखो 2 वैल्यू दी हुई है, जैसे 10 है और 25, ये मैंने सेट 1 में बताया था। तो स्टार्टिंग वाला लोअर क्लास लिमिट होता है और बाद वाला आपका अपर क्लास लिमिट होता है। तो आप यहाँ लिख देना इन क्लासेस 10 to 25, इसके अंदर जो आपका क्लास मार्क्स होगा वो क्या होगा, वैल्यू पुट कर देना। अपर वाली क्या होगी 25 होगी, लोअर वाली आपकी 10 होगी, डिवाइडेड बाई 2, यानी आपका ये 35/2 जो कि आपका 17.5 बन जाएगा। इसी तरीके से आप लिख देना क्लासेस 35 to 55, यहाँ पर जो आपका क्लास मार्क्स होगा वो क्या होगा 35 + 55 डिवाइडेड बाई 2, इसकी वैल्यू आपकी 45 आ जाएगी। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे हो गए। अब सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे 2 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, आपसे ये कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद इट्स हाइट इक्वल टू द रेडियस इज 25 1/7। तो वॉल्यूम आपको दिया हुआ है और ये भी कह रहा है कि जो सिलेंडर की हाइट है वो रेडियस के बराबर है। तो बताना हाइट क्या होगी, पाई की वैल्यू आप 22/7 ले सकते हो। तो हाइट निकालना है तो इसी को हम पहले लेट कर लेंगे। अब हाइट और रेडियस बराबर है तो आप लिख सकते हो, यहाँ स्टेटमेंट लिख देना, लेट द हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर बी, या इक्वल लगा के पूरी लाइन यहाँ लिखने के बाद x सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम हमारा सेंटीमीटर क्यूब में है तो सेंटीमीटर में हम मान लेते हैं। अब लिखोगे वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये पूरी लाइन लिखने के बाद v मान सकते हो, इसका फॉर्मूला क्या होगा πr²h, और इसकी वैल्यू हमको दी हुई है 25 1/7। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, 25 को 7 से मल्टीप्लाई करके 25 × 7 + 1 करके 7 डिवाइड कर देंगे तो ये इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी, तो ये बनेगा 176/7। अब वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू हमें 22/7 दी हुई है, r और h सब x है यानी x³ हो जाएगा ये 176/7। तो 7 से 7 चला गया, x³ हो गया, ये जाके उधर डिवाइड हो जाएगा 176/22, इसकी वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी। ठीक है, पूरा आपको एक सीरीज़ में लिखना है, मैं यहाँ पर सॉल्व करके सिर्फ दिखा रहा हूँ। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, यानी 2 सेंटीमीटर ये हाइट होगी या आप कह सकते हो रेडियस होगी। तो यही स्टेटमेंट लास्ट में आप लिख देना, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखो, यहाँ पर आपको मोड निकालना है। तो मोड निकालना मैंने आपको सिखाया है, सिर्फ यहाँ पर वैल्यू चेंज है और कुछ चेंज नहीं है, इसलिए आप इसे खुद से ट्राई करना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो बाद में कर लेना या अभी पॉज करके करो। सेट 1 वाली वीडियो मैंने इसे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 28 है, आपको ये शो करना है कि सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एपी, यानी आपके पास एक एपी है जिसका जितने भी टर्म है उनका सम निकालना है। आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है ए, सेकंड टर्म दिया हुआ है बी और उसका लास्ट टर्म आपको सी दिया हुआ है। तो ये शो करिए कि इनकी जो एपी के सम होगा उसकी वैल्यू ये होगी। तो अपने काम का यहाँ पर क्या है, पहली चीज़ ये कि फर्स्ट टर्म हमको गिवन है, क्या फर्स्ट टर्म दिया हुआ है जो कि ए है। कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं भाई, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दो, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो डी की वैल्यू क्या होगी, बी जो कि सेकंड टर्म है माइनस ए। आपको सेकंड टर्म सिर्फ इसीलिए दिया था ताकि आप कॉमन डिफरेंस निकाल सको। और लास्ट टर्म आपको क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, या हम कह सकते हैं nth टर्म मान लो, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 डी होता है। तो पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि c क्या है, मान लेते हैं nth टर्म है, लेट c बी nth टर्म। तो nth टर्म जो कि लास्ट टर्म है हमारा, उसकी वैल्यू क्या है, c ये दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म हमारा a है, ये भी दिया हुआ है, प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू भी हमने क्या निकाली थी, b माइनस a। इस ब्रैकेट को आपको जस्ट ओपन कर लेना है, n को एक साइड ले आना है, तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, c प्लस बी माइनस 2a अपॉन b माइनस a। तो ये तो हमारा n की इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या करना है, सम ऑफ n टर्म निकालना है, यानी Sn निकालना है। तो आप लिखोगे लाइन, सम ऑफ n टर्म ऑफ AP, Sn क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, ठीक है। तो n की वैल्यू बस आपको पुट कर देना है, c प्लस बी माइनस 2a हो जाएगा, नीचे का 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2b माइनस a। तो देख लो b माइनस a 2 मल्टीप्लाई, ये तो हमारा आ गया। फर्स्ट हमारा a है, लास्ट हमारा c है, a प्लस c। तो यही तो हमारी इक्वेशन है। थोड़ा सा आप रीअरेंज कर दो, यानी a प्लस c को पहले लेते आओ, a प्लस c हो गया, और c प्लस b है तो आप ऐसे कर दो, b प्लस c माइनस 2a। तो देख रहे ऊपर जैसा बन गया 2b माइनस a। तो यही हमको प्रूव करना था, तो आप लिख सकते हो लास्ट में हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 32 है, इसमें कह रहा है कि एक सर्किल है वो टच करता है साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC, यानी ABC एक ट्राइंगल है, उसकी BC वाली साइड पे ये सर्किल टच हो रहा है और जिस पॉइंट पे टच हो रहा है उसको हमने P नाम दिया है। तो चलिए यहाँ तक इतना काम कर लेते हैं। ये हमारा सर्किल बन गया। अब एक ट्राइंगल बनाएंगे हम। देखो ट्राइंगल किसी भी साइड बना सकते हो, यहाँ ऊपर साइड बना सकते हो, ठीक है, इस साइड बना सकते हो, नीचे किधर भी बना सकते हो। तो चलिए हम ऊपर बना लेते हैं। तो ये हमने ऊपर ट्राइंगल बना लिया है। अब ये जहाँ पर टच कर रहा है उसको हमने P नाम दे दिया है, और जो साइड टच हो रही है वो क्या है, BC, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसे हम A मान लेते हैं। मानना क्या है, ये ट्राइंगल दिया ही हुआ है ABC। आगे कह रहा है एंड एक्सटेंडेड साइड AB एंड AC एट Q एंड R रिस्पेक्टिवली। तो देखो बात टोटल क्या हो रही थी कि सर्किल टच करता है एक ट्राइंगल को उसकी BC वाली साइड में, और जो एक्सटेंडेड साइड यानी AB और AC को बढ़ा दें तो ये टच करती हैं, क्योंकि टच से रिलेटेड बात हो रही ना, टच करती हैं सर्किल को कहाँ पर, Q और R पे। तो आपको प्रूव करना है ये जो नीचे दिया हुआ है। तो चलिए AB को हम बढ़ाते हैं, तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि सर्किल पे टच ना कर जाए। तो ये हमने इसे बढ़ाया और ये यहाँ पर कहीं टच करेगा, ठीक है, ऐसे टच करते हुए निकल जाएगा। तो जिस पॉइंट पे टच करेगा इसको हमने क्या नाम दे दिया, Q। ठीक इसी तरीके से जैसे हमसे कह रहा है कि AC को बढ़ाओ और टच करेगा वो R पे, तो हमने AC को ऐसे बढ़ा दिया और ये R पे यहाँ पर ये टच कर रहा है, ठीक है। इसकी लेंथ को और इंक्रीज कर सकते हो, चाहो तो बस R ही तक रखना और यहाँ पर Q ही तक रखना, चाहो तो बढ़ा दो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ तक आपने कर लिया तो लगभग आधा काम हो गया, यानी आपने क्वेश्चन को समझ लिया है। अब थोड़ा सा दिमाग और यहाँ पर लगाना है कि हमें प्रूव क्या करना है, यानी उस प्रूफ के अंदर किन किन चीज़ों की वैल्यू हमें दिखनी चाहिए ताकि उसी हिसाब से हम इक्वेशन बनाएं। तो यहाँ पर AQ है, यानी AQ हमको इसमें दिखना चाहिए, और BC वाली साइड यानी ये जो ट्राइंगल है हमारा ग्रीन कलर वाला, उसकी BC वाली साइड हमारी इक्वेशन में आनी चाहिए। CA या AC कह सकते हो, ये ट्राइंगल की दूसरी साइड AB, यानी जो ट्राइंगल है इसकी तीनों साइड आनी चाहिए और हमारा एक AQ आना चाहिए। इतनी चीज़ हमको चाहिए। अब कैसे आएगी, तो हम AQ से स्टार्ट करते हैं, यानी AQ को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ हाफ लाना है तो हम ऐसा नहीं कर सकते, AQ इक्वल्स टू 1/2 2 टाइम्स AQ, ठीक है। AQ के बराबर होगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब A वाले पॉइंट पे ध्यान दो कि यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, Q पॉइंट पे ये टच कर रहा है, A से जो निकल रही है लाइन, यानी AQ को हम क्या कह सकते हैं, इस सर्किल का ये टेंजेंट है। तो आपने ये पढ़ा होगा कि सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से, यानी सर्किल के बाहर कोई पॉइंट है, उससे 2 टेंजेंट हम बना सकते हैं। तो एक हमारा AQ हो गया, दूसरा A से कहाँ टच कर रहा है, R, तो एक दूसरा हमारा AR हो गया।
और ये भी आपने थ्योरम पढ़ा होगा कि इन दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, यानी ए क्यू इक्वल्स टू ए आर होता है। तो अब देखो यही काम यहाँ पर करना है। यहाँ हम लिखेंगे हाफ, और ऐसे नहीं कर सकते ए क्यू प्लस ए क्यू, बिल्कुल हो सकता है। तो अब एक ए क्यू तो ऐसे ही रखेंगे हम, दूसरे ए क्यू की जगह हम ए आर रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको ए सी वाली साइड चाहिए और वो तभी आएगी जब ए आर वाला साइड हम लेके चलेंगे, क्योंकि ए क्यू से ए बी तो हमारा आ जाएगा। अब चलिए हम इससे और क्या लिख सकते हैं, हाफ। देखो ये हमारा जो ए क्यू है इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते ए बी प्लस बी क्यू। ठीक इसी तरीके से जो हमारा ए आर है इसको भी दो हिस्से में हम डिवाइड कर सकते हैं, ए सी प्लस सी आर। तो हम यही कर लेते हैं, ए क्यू को हम क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी क्यू, प्लस ए आर को हम क्या लिखेंगे, ए सी प्लस सी आर। अब देखो यहाँ से हमको क्या क्या मिल गया और क्या क्या बचा फाइंड आउट करना। हमको बी सी चाहिए था, बी सी अभी नहीं मिला। सी ए की बात कर लें, सी ए कह लो या ए सी, ये हमको मिल गया है। ए बी क्या मिल गया, ए बी हमको मिल गया है। हमको बस अब बी सी चाहिए, लेकिन यहाँ जो इक्वेशन बनी है उसके अंदर हमारा बी क्यू है और सी आर, यानी अब इस बी क्यू और सी आर को हमको बी सी में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, चलिए वो देखते हैं। अगर बी वाला पॉइंट हम कंसीडर करें तो देखो बी से बी क्यू और बी से बी पी, ये भी दो टेंजेंट बने कि नहीं। बी पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए, एक तो बी से जाके पी पे टच किया और दूसरा बी से निकल के क्यू पे टच किया। तो यहाँ पर भी दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होगी, यानी जो आपका ये बी क्यू है और बी पी है इसकी लेंथ बराबर होगी। इसी तरीके से आप देखो कि अगर सी वाला पॉइंट ले लें तो यहाँ से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया जो कि पी पे टच कर रहा है, दूसरा हमने टेंजेंट ड्रॉ किया जो कि आर पे टच कर रहा है। तो एक कॉमन पॉइंट से दो टेंजेंट जो निकलते हैं उनकी लेंथ बराबर होती है। इसका मतलब जो हमारा सी पी है और सी आर, इन दोनों की लेंथ बराबर होगी। इसका मतलब हम बी क्यू की जगह बी पी लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं, इसको हम करते हैं हाफ, और हमारा ये ए बी हो गया, प्लस बी क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी पी प्लस ए सी हो गया, और सी आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि सी आर और सी पी की लेंथ बराबर है इसलिए हम सी आर की जगह सी पी लिख देंगे। इसका रीज़न भी आप लिख देना साइड में, मैं यहाँ थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूँ। बिकॉज जो आपका बी क्यू है वो बराबर है बी पी के, और जो आपका सी आर है वो बराबर है सी पी के। अब ये हो गया, देखो बी पी और सी पी, इसको जोड़ो क्या बनेगा, बी सी बनेगा, यानी ये हमारा बी पी हो गया और पी सी हो गया। इन दोनों को ऐड करना है तो ये पूरी हमारी बी सी वाली लेंथ आ जाएगी। तो इन दोनों को हम रिप्लेस कर देंगे बी सी से। तो अगली लाइन में आप यही लिख दो 1/2, और बी पी और सी पी की जगह हम क्या लिख देते हैं, बी सी लिख देते हैं, प्लस ए सी है, ए सी लिखो या सी ए लिखो, क्योंकि हमारे वहाँ प्रूव करने में सी ए है तो हम सी ए लिख देंगे, उसके बाद ए बी। तो ये हमारा हो गया, आगे लिख देना हैंस प्रूव्ड। अब सेक्शन डी स्टार्ट करते हैं हम। ये सारे क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, देखो बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी बेस्ड ये क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू चेंज किया गया है। ऐसा ही क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया है। आपको क्या करना है, एक सर्किल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, सेंटर इसका ओ होना चाहिए। एक पॉइंट आप पी ले लो जो सर्किल के बाहर हो, इस तरह से कि ओपी की जो लेंथ है वो 6.5 सेंटीमीटर है। अब इस पी पॉइंट से आपको दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं उस सर्किल पे। तो चलिए हम कर लेते हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें हम करेंगे कि एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ओपी, जो यहाँ हमको इसकी लेंथ दी हुई है। तो स्केल से मेज़र करके आप ये आपने लाइन बना दी, ये हमारा ओ हो गया और ये हमारा पी हो गया। अब यही चीज़ देखो स्टेप में आपको लिखना है, यानी आप लिखोगे ना स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये लिख के दिखाना है। तो स्टेप में यही चीज़ें लिखनी है। पहला पॉइंट में लिखोगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ओ पी इक्वल 6.5 सेंटीमीटर। अब ओ को सेंटर मानते हुए एक सर्किल बना लो। ये हमने ऐसे सर्किल बना लिया, कंपास से आपको पूरा ये बनाना है, ठीक है। तो दूसरा स्टेप आपका क्या होगा, टेकिंग ओ एज सेंटर एंड रेडियस 2 सेंटीमीटर ड्रॉ अ सर्किल। अब देखो पी पॉइंट से हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है, यानी ऐसे पी से आपको यहाँ टेंजेंट बनाना है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट हमको मिलना चाहिए, तभी तो हम पी को उस पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। वो पॉइंट हमको कैसे मिलेगा, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में आपको सेट 1 में बताई थी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक सर्किल ऐसा बनाएंगे जो कि इस छोटे वाले सर्किल जो हमारा रेड कलर से बना हुआ है इसको कट करें और दो पॉइंट्स हमको मिल जाए। उसके लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इस ओपी वाली जो हमारी लेंथ है इसको बाइसेक्ट करेंगे, यानी इसका मिड पॉइंट हम निकालेंगे। कैसे निकालते हैं ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि आप क्या करो, कंपास लो, उसकी जो पिन है वो ओ पॉइंट पे रखो और पेंसिल को
ओपी के मिड पॉइंट से थोड़ा आगे, यानी अंदाज से ऐसे करो कि भाई मान लो यहाँ पर पेंसिल आपने यहाँ रखी, ठीक है, पिन इधर रखी और पेंसिल यहाँ रखी, और यहाँ ऊपर आपको एक आर्क कट करना है, ठीक है, इस तरह से, और ऐसे ही आपको नीचे आर्क कट करना है। अब कंपास को बिल्कुल कुछ चेंज ना करना, पिन को उठा के सीधे पी पॉइंट पे रख दो। अब पी से आप यहाँ कट मारोगे और यहाँ कट करोगे तो आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे। इन दोनों पॉइंट को जो आप ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो आपको ये जो पॉइंट मिलेगा वो इस ओपी का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो थर्ड स्टेप हमारा क्या हुआ, बाइसेक्ट लाइन ओपी। ओपी लाइन को आपको बाइसेक्ट करना है और इसी पॉइंट में आप लिखोगे लेट एम बी मिड पॉइंट ऑफ पी ओ, तो एम पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा। अब इस एम को सेंटर मानते हुए, यानी कंपास आपको लेना है, एम पे आप पिन रखोगे, पेंसिल चाहे आप ओ पे रख लो या पी पे रख लो, क्योंकि ओ एम और एम पी इन दोनों की लेंथ बराबर है, एम मिड पॉइंट है, तो कहीं पर भी ओ या पी किसी पर भी पेंसिल रख के आपको एक सर्किल बना लेना है। तो चलिए इसको बना लेते हैं सर्किल। ये हमारा कुछ सर्किल बन गया। अब यही चीज़ आपको लिख देनी है, टेकिंग एम एज सेंटर एंड एम ओ एज रेडियस। तो एम ओ या ओ एम कह सकते हो, ये हमारा रेडियस है, एम हमारा सेंटर है, उसको मानते हुए एक सर्किल हमको ड्रॉ कर लेना है। आगे आप लिखोगे लेट इट इंटरसेक्ट द गिवन सर्किल, जो सर्किल हमको दिया हुआ है, जिसको हमने रेड कलर से ड्रॉ किया है, जिसका सेंटर ओ है, तो ये इंटरसेक्ट करेगा, ये जो बड़ा वाला सर्किल है जिसको मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, एट पॉइंट क्यू एंड आर। तो इसको हम मान लेते हैं ये क्यू है हमारा और ये हमारा आर है, यहाँ कट करेगा। अब हमको देखो पॉइंट मिल गया। अब क्या करेंगे, सिंपल हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यानी ओ से हम ले चले और ये क्यू मिला दिया, इसी तरीके से, सॉरी ये पी था ना, इसी तरह पी से हम लेके और यहाँ आर पे टच करा दिया, ठीक है। स्केल और कंपास की मदद से बनाओगे तो ज़्यादा एक्यूरेट बनेगा। यहाँ मैंने जस्ट आपको आइडिया दे दिया कैसे बनेगा। तो अगला पॉइंट यानी 5th पॉइंट आपको यही लिख देना है, ज्वाइन पी क्यू एंड पी आर। पी क्यू और पी आर को ज्वाइन कर देना है। अब एक फाइनल स्टेटमेंट लिखोगे, नाउ पी क्यू एंड पी आर द रिक्वायर्ड 2 टेंजेंट। तो जो 2 टेंजेंट हमको चाहिए थे वो हमारे कौन से हैं, पी क्यू और पी आर। कैसे बनाना है सारे स्टेप मैंने बता दिए, कैसे स्टेप्स लिखने हैं। देखो स्टेप ऐसे याद नहीं करना है कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ कैसे होता है, और स्टेप्स आपको जो कर रहे हो, जैसे ड्रॉ कर रहे हो वही लिख देना, अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 38 है। यहाँ पर देखो जैसे कहते जा रहा है वैसे हम करते जाएंगे। एक पॉइंट है ग्राउंड पे, तो हम बना लेते हैं, मान लो ये हमारा पॉइंट है। कह रहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये हमारी मान लो ये बिल्डिंग है। अब जो पॉइंट है उसको हम यहाँ मिला देते हैं क्योंकि ट्रायंगल जैसा बनेगा। सिंपल समझ ही रहोगे, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो ये लेंथ हमको दी हुई है कि जो बिल्डिंग है वो कितनी ऊंची है, 20 मीटर। इस बिल्डिंग के टॉप पे टावर फिक्स है, तो टावर हम यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। ब्लू कलर से मैंने बनाया है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा टावर है। एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से जो कि ग्राउंड पे है, उस टावर के बॉटम, यानी एक तो ये हो गया बॉटम वाला, ये एंगल कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ टावर, तो टावर का टॉप क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है हमको 60 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे बना लेना, ये हमारा 60 डिग्री है। आपको टावर की हाइट बतानी है, तो टावर की हाइट तो हमको दी नहीं हुई, तो उसको हम h मान लेते हैं, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा नाम दे देते हैं, जैसे ये पॉइंट हमारा A हो गया और ये B हो गया, यानी AB हमारा टावर है, और ये नीचे वाला C हो गया जो कि बिल्डिंग का बॉटम है, और ग्राउंड पे जो पॉइंट था उसको हमने D नाम दे दिया। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, तो एक ट्रायंगल आपका बनना है ADC, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल बनना है BDC। इन दोनों में आपको DC कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब अगर हमको DC पता चल जाए तो एंगल हमको पता है, AC वाली लेंथ हमारी मिल जाएगी, और AC हमको मिल जाएगा तो BC पता है, BC माइनस कर देंगे AC में H आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, चलिए हम करते हैं तब समझ में आएगा ज़्यादा। इन ट्रायंगल BDC tan 45 डिग्री, तो BDC वाला ट्रायंगल में हमारा एंगल D कौन सा है 45 डिग्री है। तो ये कैसे होगा, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी BC अपॉन DC होता है। BC हमको दिया है 20 और DC हमको निकालना है, tan 45 तो हमारा 1 होता है, ठीक है। इसको अलग अलग स्टेप में आप दिखाओगे, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ। पहले आप BC बाई DC लिखोगे, इक्वल्स नीचे लगा के 20 बाई DC लिखोगे, इस तरह से आपको करना है। तो यहाँ से हमारा DC या कह सकते हो CD, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 मीटर्स आ जाएगी। तो CD हमको पता चल गया 20 मीटर्स। तो बड़े वाले ट्रायंगल की अगर हम बात कर लें, यानी ADC, तो इसमें बेस हमको पता है, परपेंडिकुलर हमको निकालना है,
जो कि हमारा AC है। यहाँ पर भी आप tan लगाओगे, इन ट्रायंगल ADC tan। अब बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल D कौन सा है, 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा AC अपॉन DC। तो tan 60 डिग्री क्या होता है आपका, √3 होता है। AC हो गया, DC अभी हमने निकाला था या CD कह सकते हो 20 मीटर्स। इस तरह से आप नीचे अगली लाइन में लिखोगे, AC को मल्टीप्लाई करेंगे 20√3। अब यहाँ से आप कर लोगे, देखो आपको AC पता चल गया, AC में से आप BC माइनस कर दोगे, यानी इसमें से आप 20√3 में से 20 माइनस कर दोगे तो आपका AB आ जाए, कितना आ जाएगा, 20 कॉमन ले लो, √3 - 1 मीटर। इतना भी लिख दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा। अगर वैल्यू पता है तो √3 की वैल्यू पुट कर देना, 1.73 होती है। अब इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें कह रहा है कि मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 18, यानी मीन दिया हुआ है 18, फ्रीक्वेंसी f इन द क्लास इंटरवल 19 से 21, ये मिसिंग है, आपको f बताना है। यानी आपको मीन दे दिया है, ये देखो यहाँ पर f इसकी वैल्यू नहीं दी है, f की वैल्यू आपको बता देनी है। तो सबसे पहले आपको इस तरह से टेबल बना लेना है। पहले कॉलम में आप लिखोगे क्लास इंटरवल, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखोगे। दूसरे में आप लिखोगे फ्रीक्वेंसी FI, तीसरे में आपका क्लास मार्क्स XI, और लास्ट वाले कॉलम में FI XI। ये मैंने सेट 1 में कराया था, इसीलिए ज़्यादा मैं यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो आपका जो XI है, जिसे हम क्लास मार्क्स कहते हैं, वो कैसे निकलता है, जो अपर क्लास लिमिट होती है प्लस करेंगे लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2, यानी जैसे 11 और 13 इसकी हम बात कर रहे हैं ना, तो 11 आपका लोअर क्लास लिमिट होगा और 13 आपका अपर क्लास लिमिट। इसी तरह से आपको सारी वैल्यू निकल जाएगी। पहले की बात कर ले, 11 + 13 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका ये 12 आएगा। इसी तरह 13 + 15 डिवाइडेड बाई 2 आपका 14 आएगा। इस तरह से आपको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है और आपको वैल्यू लिख लेना है। यहाँ आपका 16 आ जाएगा। फिर FI और XI को मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी 3 × 12 आपका ये 36 हो जाएगा। इसी तरह आपको मल्टीप्लाई करके, चाहे मल्टीप्लाई करके ना दिखाना, लेकिन वैल्यू लिख देना। 6 × 14 84 होता है। इस तरीके से f और 20 को मल्टीप्लाई करोगे, क्या होगा, 20f हो जाएगा। यहाँ नीचे हम लिखेंगे टोटल। अब जो आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं उनको ऐड कर लेना है, 3 + 6 + 9 + 13 + f + 5 + 4, तो क्या हो जाएगा, 40 + f हो जाएगा। इस तरीके से FI XI के जो टर्म्स हैं इन सब को ऐड कर लो, तो यहाँ आ जाएगा 704 + 20f। अब आपको क्या करना है, मीन का फॉर्मूला लगा देना है, यानी x बार का। ये क्या होता है, समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI। तो मीन आपको 18 दिया हुआ है, FI XI इसका समेशन क्या निकाला हमने, 704 + 20f डिवाइडेड बाई 40 + f। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके f की वैल्यू आप निकाल दोगे, जो कि आपकी 8 आ जाएगी। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया, f निकालना था वो हमारा हो गया। तो हमारा सेट 2 भी कंप्लीट हो गया। ऐसी ही और वीडियोस अगर आपको देखनी है तो वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक ट्रायंगल जैसा बना होगा, एरो जैसा, उस पर आप क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। वहाँ प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट को विजिट करके वहाँ से और वीडियोस देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से देख सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, थैंक यू।